हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं बी के राठौर एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD क्लासेज में। तो विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 10 के अंतर्गत विज्ञान के टॉपिक धातुओं की प्राप्ति और अयस्कों का समृद्धिकरण। आइए देखते हैं प्रकृति में धातुओं की प्राप्ति किस तरह से होती है। टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा धातुओं की प्राप्ति। धातुओं की प्राप्ति ये टॉपिक है हमारा। ठीक स्टूडेंट, देखिए प्रकृति में धातुएं जो हैं वो दो अवस्थाओं में मिलती हैं। एक होती है मुक्त अवस्था में मिलती हैं और कुछ मिश्रित अवस्था में जैसे कंकड़ पत्थर के साथ मिलती हैं अयस्क के रूप में। तो आइए थोड़ा सा लिखते हैं पहले। प्रकृति में धातुएं दो अवस्थाओं में मिलती हैं। दो अवस्थाओं में मिलती हैं ठीक है। पहली अवस्था है हमारी मुक्त अवस्था में। मार्कर काम नहीं कर रहा है, माफ़ कीजिएगा, दूसरा मार्कर यूज करना पड़ेगा। लगता है कोई प्रॉब्लम आ गई है मार्कर में। नंबर 1, चलिए दूसरा यूज कर लेते हैं। नंबर 1 मुक्त अवस्था में। मुक्त अवस्था में, ठीक है। तो जो धातुएं कम क्रियाशील हैं, तथा सक्रियता श्रेणी में इनका स्थान नीचे स्थित है, वे धातुएं प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। मुक्त अवस्था में पाई जाती है। जैसे अब आपको मालूम होना चाहिए कौन सी धातुएं होती हैं ये। जैसे गोल्ड, सिल्वर व साथ में गोल्ड सिल्वर के साथ में आ जाएगा आपका कांपर। ये धातुएं जो हैं जल और वायु से क्रिया नहीं करती हैं सामान्य रूप से। ये धातुएं जल व वायु से क्रिया नहीं करती।
नहीं करती। ठीक है स्टूडेंट्स, जो धातुएं कम क्रियाशील हैं जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया और आपका कॉपर हो गया, ये धातुएं सामान्य रूप से जल और वायु के साथ में क्रिया नहीं करती हैं, इसलिए ये जो हैं भूपर्पटी में या यूँ कहें प्रकृति में मुक्त रूप में पाई जाती हैं। आइए बात कर लेते हैं ऐसी धातुओं की जो मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती बल्कि पाई जाती हैं संयुक्त अवस्था में या यौगिक के रूप में। तो आइए देखते हैं संयुक्त अवस्था में किस प्रकार से धातुएं पाई जाती हैं। संयुक्त अवस्था में या इसी को कह सकते हैं हम यौगिक के रूप में पाई जाती हैं। यौगिक के रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, यौगिक के रूप में पाई जाती हैं। अधिकांश धातुएं जो हैं वो सक्रिय होने के कारण भूपर्पटी में संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। जैसे आइए लिखते हैं पहले थोड़ा सा, अधिकांश धातुएं सक्रिय होने के कारण संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, एवं आयरन अर्थात लोहा। ये धातुएं जो हैं ये आपके यौगिक के रूप में पाई जाती हैं। आइए बात कर लेते हैं भूपर्पटी में पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। खनिज कहते हैं। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि टिप्पणी कीजिए खनिज क्या है, या छोटा वाला क्वेश्चन दे देते हैं बताइए खनिज क्या होता है। तो पृथ्वी की भूपर्पटी में पाए जाने वाले तत्वों या फिर उन तत्वों के यौगिकों को खनिज कहा जाता है। कुछ खनिजों में धातुओं की मात्रा जो होती है वो अधिक होती है और कुछ खनिजों में धातुओं की मात्रा कम होती है। ठीक है, तो ये लिखते हैं। तो ये था आपका खनिज। एक और बात आती है कि अयस्क क्या है। तो अयस्क के बारे में देख लेते हैं बहुत ही थोड़े शब्दों में और बहुत ही अच्छे प्रकार से हम समझने की कोशिश करेंगे। हम कुछ खनिजों में
धातु की मात्रा अधिक होती है। धातु की मात्रा अधिक होती है और अधिक होने के कारण इनसे जो है वो आसानी से धातु प्राप्त की जाती है। इनसे आसानी से धातु प्राप्त की जाती है। की जाती है की जाती है। इन्हें अयस्क कहा जाता है। इन्हें अयस्क कहा जाता है। ठीक है, बहुत छोटे से शब्दों में ये बातें जो हैं क्लियर हो रही हैं और बहुत छोटी सी परिभाषा बन रही है, बहुत बड़ा कुछ नहीं है। तो कुछ खनिजों में जिनमें धातु की मात्रा अधिक होती है और इन्हें आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, क्या कहलाएंगे? अयस्क कहलाते हैं। इस प्रकार से यूं भी कह सकते हैं हम कि प्रत्येक अयस्क जो होता है वो एक प्रकार का खनिज होता है, लेकिन हर एक खनिज जो होता है वो अयस्क नहीं होता। ठीक है, अतः कह सकते हैं हम, अतः कहा जा सकता है कि प्रत्येक अयस्क खनिज होता है, परंतु प्रत्येक खनिज अयस्क नहीं होता। अयस्क नहीं होता। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब आप लोग स्क्रीनशॉट कर लें इसका, उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पर आगे की ओर बढ़ जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको अब इरेज कर दूँ। ठीक है, चलिए आइए। आइए आइए बढ़ते हैं आगे। बात करेंगे हम धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं का निष्कर्षण क्या है? प्रकृति में जो धातुएं हैं
वो ज़्यादातर अयस्क के रूप में पाई जाती हैं। इन अयस्कों को गला करके, पीस करके या फिर अन्य विधियों के द्वारा इनकी अशुद्धियों को दूर हटा दिया जाता है और शुद्ध धातु जो है वो प्राप्त की जाती है। इसी को कहते हैं धातुओं का निष्कर्षण। अब अलग अलग धातुएं जो हैं वो अलग अलग प्रकार के गुण रखती हैं, तो इस प्रकार से उनके निष्कर्षण की विधियां भी अलग अलग होती हैं। इसे हम सक्रियता श्रेणी के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा। देखिए, सक्रियता श्रेणी में आप पढ़ चुके हैं कि 3 प्रकार की धातुएं होती हैं। तो पहले सक्रियता श्रेणी बना देते हैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, प्लम्बम यानी कि सीसा, कॉपर, Ag और साथ में Au यानी कि गोल्ड। तो पोटेशियम से लेकर के एल्यूमिनियम तक की जो धातुएं हैं, ये धातुएं आपकी विद्युत अपघटन के द्वारा अपघटित हो जाती हैं। इनका करते हैं हम विद्युत अपघटन। ठीक है, क्यों करते हैं? क्योंकि ये बहुत ही अधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं जो बड़ी शीघ्रता से अभिक्रिया कर लेती हैं और धातु प्राप्त करते हैं। तो एक ऐसी धातुएं हैं उच्च अभिक्रियाशील धातुएं हैं। उच्च अभिक्रियाशील धातुएं हैं ये। ठीक है, अब बात आती है जिंक से लेकर के कॉपर तक की धातुएं। जिंक से लेकर कॉपर तक की धातुएं। तो जिंक से लेकर के कॉपर तक की जो धातुएं हैं ये कैसी हैं? ये हैं आपकी मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं। मध्यम यानी कि इनसे जो हैं ये अभिक्रिया कम करेंगी, लेकिन जो नीचे हैं पदार्थ तत्व इनसे अभिक्रिया कम करेंगे। तो कहेंगे हम मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं। मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं। मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं। और ये जो हैं ये कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं। कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं ये। अब जो मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं हैं इनका प्रयोग हम कार्बन के अपचयन से करते हैं धातुओं के निष्कर्षण के लिए। तो कार्बन के अपचयन, कार्बन के अपचयन से प्रयोग करते हैं। और ये जो हैं इनका प्रयोग कैसे करते हैं? ये प्राकृतिक अवस्था में, मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, तो इनका निष्कर्षण करने की विशेष जरूरत ही नहीं है। इनके लिए हम लिख सकते हैं सॉरी माफ़ कीजिएगा, जो काम हो रहा है। प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, इस तरह से पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, मैं इनके रासायनिक नाम भी लिख देता हूँ। जिन बच्चों को नहीं मालूम है वो इनके नाम भी लिख लें।
देखिए के है आपका पोटेशियम, Na है आपका सोडियम, Ca है आपका कैल्शियम, ये है आपका मैग्नीशियम यानी कि Mg, और एयर जो होता है ये होता है आपका एल्यूमिनियम। ठीक है, ये है आपका एल्यूमिनियम। Zn होता है जिंक, तो ये जिंक हो गया। Fe जो होता है आप सभी जानते हैं ये लोहा के लिए प्रयोग होता है, और Pb जो है ये सीसा यानी कि लेड के लिए प्रयुक्त होता है, ये संकेत है। Cu जो है कॉपर का संकेत है, और Ag जो है ये सिल्वर का संकेत है। Au जो है ये गोल्ड अर्थात सोना का संकेत है। तो इस प्रकार से पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये उच्च अपक्रियाशील धातुएं हैं, और इनके निष्कर्षण के लिए हम विद्युत अपघटन की प्रक्रिया अपनाते हैं। वहीं पर जिंक, लोहा, सीसा और कॉपर ये आपकी मध्यम अपक्रियाशील धातुएं हैं, और इनको कार्बन के अपचयन से प्राप्त किया जाता है। अब बात आती है सिल्वर और गोल्ड अर्थात सोने की। तो इन धातुओं, ये जो धातुएं हैं गोल्ड और सिल्वर, ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे हम आगे की तरफ बढ़ें। ठीक है, शायद हम आप लोगों ने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। आइए इसको इरेज करके बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर आगे की ओर। अगर किसी विद्यार्थी ने स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया है तो वीडियो को थोड़ा रिवर्स करके देखें और पॉज करके स्क्रीनशॉट वहाँ पर ले लें। तो अब हम बात करेंगे अयस्कों के सांद्रीकरण की। आइए, तो हेडिंग डालेंगे हम अयस्कों का सामृद्धीकरण या सांद्रीकरण। अयस्कों का समृद्धीकरण समृद्धीकरण। ठीक है, देखिए अयस्क कहाँ पाए जाते हैं? अयस्क पाए जाते हैं आपके भूपर्पटी में। इनको खोद करके बाहर निकाला जाता है, और इनमें पर्याप्त अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे रेत, मिट्टी, कंकड़ और अन्य तरह की अशुद्धियाँ होती हैं। तो ये अशुद्धियों सहित जो धातु का अयस्क होता है ये गैंग कहा जाता है। आइए इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी में, आइए लिखते हैं, पृथ्वी की भूपर्पटी में पाए जाने वाले अयस्कों में रेत, मिट्टी व कंकड़ जैसी अशुद्धियां होती हैं।
कंकड़ जैसी अशुद्धियाँ होती हैं, कंकड़ जैसी अशुद्धियाँ होती हैं, इसे जो सम्मिलित रूप है धातु, मिट्टी, रेत, इस सब का, तो इसे हम गैंग या अधात्री कहते हैं। अधात्री कहते हैं। अधात्री कहते हैं। ठीक है, देखिए जो मुख्य मुख्य परिभाषाएं हैं ये आपके टॉपिक में लगातार आती चली जाती हैं। अभी तक 3 परिभाषाएं आ चुकी हैं। देखिए पहला आपने पढ़ा अभी कुछ देर पहले, खनिज क्या होता है। उसके बाद तुरंत ही दूसरी परिभाषा आ गई, अयस्क क्या होता है। अब तीसरी आ रही है, गैंग या अधात्री किसे कहते हैं। तो पृथ्वी की भूपरपटी में अयस्कों में अशुद्धियाँ भी मिली होती हैं। इनका जो सम्मिलित रूप है वही क्या कहा जाएगा, आपका गैंग या अधात्री कहलाता है। ठीक है, आगे देखेंगे, अयस्क से अयस्क में से अशुद्धियों को हटाने के बाद अयस्क में धातुओं की प्रतिशत मात्रा बढ़ जाती है। प्रतिशत मात्रा बढ़ जाती है। इसे धातुओं का सांद्रीकरण कहते हैं। इसे धातुओं का सांद्रीकरण या समृद्धिकरण कहते हैं। सांद्रीकरण या समृद्धिकरण कहते हैं। समृद्धिकरण कहते हैं। देखिए काफ़ी विस्तृत सिलेबस में से काफ़ी छांट करके जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके जानने के लिए ज़रूरी है उसे हम सारांश के तौर पर कह सकते हैं। वैसे तो आपको बहुत समझाया जा सकता है, क्योंकि नॉलेज जो होता है उसका कभी अंत नहीं होता है, लेकिन आपके परीक्षा के दृष्टि से जो अत्यधिक उपयोगी है ऐसा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूला करें। आप लोग वीडियो देखते तो हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते और ना ही कमेंट करते हैं। तो बीच बीच में कमेंट भी करते रहा कीजिए, जिससे पता चलता रहे कि आप लोग जो हैं वीडियो देख रहे हैं वास्तव में। ठीक है, तो ये हो गया अयस्कों का सांद्रीकरण या समृद्धिकरण। बात करेंगे अयस्कों के शुद्धिकरण के लिए या समृद्धिकरण के लिए। अयस्कों के समृद्धिकरण हेतु निम्नलिखित विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं।
प्रयोग में लाई जाती हैं, आइए देखते हैं कौन कौन सी विधियां प्रयोग में आती हैं। सबसे पहली जो आपकी विधि है वो है द्रव चालित धुलाई। द्रव चालित धुलाई। दूसरी विधि है आपकी फेन प्लवन प्रक्रम। फेन प्लवन प्रक्रम। अगली विधि है आपकी विद्युत चुंबकीय पृथक्करण। विद्युत चुंबकीय पृथक्करण, ठीक है। और रासायनिक पृथक्करण। रासायनिक पृथक्करण, ठीक है। ये विधियां आपके मुख्य रूप से प्रयोग में लाई जाती हैं। देखिए द्रव चालित धुलाई क्या है, इसको मैं बताता हूँ, आप लोग समझ लीजिए। जैसा कि आपने अभी पढ़ा कि जो अयस्क होते हैं इनमें मिट्टी, कंकड़, रेत वगैरह होते हैं, तो इनको द्रव के माध्यम से धुलाई करते हैं, जिससे रेत, कंकड़ जैसी अशुद्धियाँ, मिट्टी जैसी अशुद्धियाँ जो हैं वो अलग हो जाती हैं। तो मिट्टी और कंकड़ जैसी अशुद्धियाँ जब अलग हो जाती हैं तो अयस्क में धातु की प्रतिशत मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। इस तरह से प्राथमिक स्तर पर द्रवचालित धुलाई ही प्रयोग की जाती है अयस्क के समृद्धिकरण के लिए। फिर आगे जैसी धातु होती है उस तरह की विधि अपनाई जाती है, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग समझे होंगे। अब आप लोग कमेंट में मुझे बताएं कि CH3COOH इसका रासायनिक नाम क्या है, और साथ ही मुझे बताएं HNO3 इसका रासायनिक नाम क्या होता है। कमेंट में A लिख करके इसका रासायनिक नाम लिखें और B लिख करके इसका रासायनिक नाम लिखें। आज की क्लास बस यहीं तक। बहुत जल्द से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और जल्द ही मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। बने रहिए हमारे चैनल के साथ और अन्य लोगों तक भी हमारे चैनल के बारे में पहुंचाएं। धन्यवाद।